हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, विराम चिन्ह एक ऐसा विषय है जिससे अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। विशेष रूप से डीएसएससी की परीक्षाओं में इससे 1 या 2 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, तो क्या हम पूरे दिन लगातार कार्य करते रहते हैं? तो हम बीच में थोड़ा-थोड़ा विराम लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा ठहरते हैं। हम लगातार कंटिन्यूअस एक ही काम को नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो भाषा होती है, वो मनुष्य के विचारों, उसकी भावनाओं को प्रकट करती है। तो जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं, तो हम बीच में थोड़ा-थोड़ा ठहरते हैं, हम थोड़ा-सा रुकते हैं। तो उस रुकने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इन चिन्हों का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या थी? अगर हम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो लेखक है, उसकी जो भावनाएँ हैं, वो पाठक तक उसी रूप में पहुँची या फिर उसका कुछ और ही अर्थ पाठक ने ले लिया। इससे बचने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। एक वाक्य होता है, रोको मत जाने दो। अगर मैं यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करता हूँ, तो इसका अर्थ होता है रोको। किसी व्यक्ति को रोकने की बात हो रही है, रोको उसको मत जाने दो। अब मैं थोड़ा-सा विराम चिन्ह में परिवर्तन करता हूँ, अब मैं अल्प विराम को मत के बाद लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थ पूरा ही परिवर्तित हो जाता है। अब बात कही जा रही है रोको मत, उस व्यक्ति को रोको मत, उसको जाने दो। तो यहाँ पर केवल शब्द वही हैं दोनों वाक्यों में, किंतु सिर्फ़ एक विराम चिन्ह के कारण ही दोनों के अर्थ अलग-अलग हो गए हैं। तो इसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए और पाठक उसका कुछ और अर्थ ना ले ले, इसीलिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों तक बोलकर या लिखकर ही पहुँचाता है। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं कि वह किसी बात को बिना रुके प्रकट कर सके। वह अपनी बात को कहने के लिए कहीं कम क्षणों के लिए तो कहीं अधिक क्षणों के लिए, ज़्यादा समय के लिए रुकता है। भाषा के लिखित रूप में इस ठहरने के स्थान पर जो संकेत निश्चित किए गए हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। लिखित भाषा में इस विराम को दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए, ये तो रही बात है कहने की। अब हम सीधा चलते हैं अपने विराम चिन्हों पर। हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं वो मुख्य रूप से ये आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने टेबल बना दी है पूरी, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये सारे विराम चिन्ह हैं। इसके अलावा 4 और भी हैं अन्य विराम चिन्ह जो आजकल प्रयुक्त किए जा रहे हैं। विराम चिन्हों के बारे में एक बात मैं और बता दूँ, विराम चिन्ह जो हैं वो हिंदी भाषा के अंदर अंग्रेज़ी के प्रयोग के कारण आए हैं। वो अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव के कारण विराम चिन्ह आए हैं। हिंदी में मूल रूप से विराम चिन्ह नहीं होते हैं, केवल पूर्ण विराम ही हिंदी में होता है। किंतु आजकल विराम चिन्हों की महत्ता बढ़ती जा रही है और इसको भाषा का अंग माना जाता है। और अब तो भाषा की का भी नहीं, बल्कि अब तो इसको व्याकरण का अंग ही माना जाने लगा है। तो ये सारे विराम चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी के विराम चिन्ह हैं। केवल पूर्ण विराम ही हिंदी का मूल विराम चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि इसको डिटेल से समझते हैं। पूर्ण विराम, ये हमारा पहला विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम, आपने देखा होगा सभी वाक्यों के अंत में जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है, तो हम इस प्रकार का विराम चिन्ह लगा देते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य की समाप्ति पर अथवा अगला वाक्य शुरू करने से पहले हम इसको लगाते हैं। जब हमारी बात पूरी हो जाती है, तो हम उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह को लगा देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और विस्मयादि बोधक में भी हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, उनके बाद हम पूर्ण विराम ना लगा करके हम ये वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसा आप यहाँ पर वाक्य पढ़ सकते हो, आज मौसम खराब है। हमारा बात पूरी हो गई, हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए। तुम छाता लेकर जाना, हमारी बात फिर दोबारा से पूरी हुई, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब मैं टहलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बात पूरी हो गई। जब हमारी कोई बात पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। आगे चलते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, जहाँ वाक्य में थोड़ा रुककर आगे बढ़ा जाए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर पूर्ण विराम की तरह हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम रुकना है। जैसे अमित, विजय, अनिल और राजीव क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने देखा हम कितने-कितने समय के लिए रुके, उसको नोट करिए। जब हम स्टेशन पहुँचे, गाड़ी निकल चुकी थी, तो हमने कितना पॉज़ लिया, कितनी देर हम ठहरे, अल्पविराम। इसको कहते हैं अल्पविराम, जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्धविराम, ये हमारा तीसरा है।
इसको देखो, इसको चिन्हित कैसे करते हैं? इसको चिन्हित करते हैं, एक बिंदु लगा के उसके नीचे हम अल्पविराम लगा देते हैं। इसकी पहचान क्या है? अर्धविराम की पहचान क्या है? इसका देखो, ये इसका चिन्ह है और इसमें कितना रुकते हैं? देखो, पूर्ण विराम से तो कम रुकते हैं और अल्पविराम से ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं। इसकी पहचान भी यही है। देखो, पूर्ण विराम से कम, तो ऊपर पूर्ण विराम लिख दिया। इंग्लिश का पूर्ण विराम यही होता है। ये इंग्लिश का पूर्ण विराम होता है, ठीक है? और अल्पविराम से कम, तो नीचे अल्पविराम लगा दिया। तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया अर्धविराम, ठीक है? इसको इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है? ऊपर पूर्ण विराम इंग्लिश वाला लिख दो ये, ठीक है? और नीचे लिख दो अल्पविराम। तो पूर्ण विराम और अल्पविराम के बीच का जो समय है, वो अर्धविराम में लगता है। इसके उदाहरण आप देख लीजिए। विनेश फोगाट ने ओलंपिक में जीतने के लिए कितनी मेहनत की, परंतु उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये अर्धविराम है और यहाँ पर हम अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा रुक रहे हैं, किंतु पूर्ण विराम से हम थोड़ा कम रुक रहे हैं। उनके बीच का विराम है एक ये, ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे चलें। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको आप जानते हैं, आपने सब जगह देखा भी होगा। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उनके अंत में इसको लगाया जाता है। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो क्यों शब्द से पता चल रहा है कि हमने प्रश्न पूछा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक आ गया। क्या तुम सुबह टहलने जाओगे? क्या शब्द आ गया? यहाँ पर क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए, मनुष्य का सदैव मन और उसका हृदय एक ही अवस्था में नहीं रहता, बल्कि उसके मन में, मस्तिष्क में अलग-अलग प्रकार के भाव आते रहते हैं। कभी उसको गुस्सा आता है, कभी उसको डर लगता है, कभी उसे खुशी होती है, कभी वो शोक करने लगता है। तो इसी प्रकार के जो आश्चर्य, घृणा, भय, प्रसन्नता और ऐसे जो मनोभाव होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनके साथ हम इस चिन्ह को लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला होता है। आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जैसे वाह! कितना सुंदर बगीचा है। तो ये मनोभाव यहाँ पर आ रहा है, आश्चर्य का, प्रसन्नता का मनोभाव आ रहा है। ओह! उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो यहाँ पर एक शोक वाला मनोभाव आ रहा है। अरे! तुम फिर यहाँ आ गए। तो यहाँ पर आश्चर्य वाला मनोभाव आ रहा है। तो इसी प्रकार से जहाँ भी ऐसा शब्द आए, जिससे हमारे मनोभाव प्रकट होते हैं, उन शब्दों के तुरंत बाद उसको लिखा जाता है और जब वाक्य पूरा हो जाता है, तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाते ही हैं, ये आपने पढ़ा है। तो जैसे अरे! ओह वाह! हाय! हाय! छी! ठीक है? इस तरह के हम जो मनोभाव प्रकट करने के लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण एक ही बात है। जैसा कि नाम से ही पता पता लगता है, आप यही इसकी ट्रिक होती है, आप नाम से ही पढ़िए। उद्धरण का मतलब है जब हम किसी चीज़ को जैसी वो लिखी गई थी या बोली गई थी, उसको वैसा का वैसा ही कहीं उद्धृत कर दें, कहीं उसको लिख दें, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह 2 प्रकार का होता है, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण कौन-सा होता है? जब ये हम इस तरह का प्रयोग करते हैं एक-एक चिन्ह, और जब हम 2-2 इसको इनको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब हम डबल प्रयोग करते हैं तो इसको दोहरा उद्धरण बोलते हैं। किसी शब्द या वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए, वैसा का वैसा ही लिखने के लिए, किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम तथा पुस्तक के नाम में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो रामचरितमानस यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, हमने वैसा ही रामचरितमानस यहाँ पर लिख दिया। निराला एक कवि का नाम है, उपनाम है कवि का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पर हमने इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया। ऐसे हम दोहरा उद्धरण का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उल्लिखित करना हो। जैसे देखिए, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, उनकी उनका कोटेशन है, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो यहाँ पर हमने देखिए, उनकी जो बात कही गई थी वैसी की वैसी बात हमने लिखी, और तो यहाँ पर कौन सा हमने प्रयोग किया चिन्ह? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। नेहरू जी ने कहा, क्या कहा था? आराम हराम है, उनका नारा था ना, ये उनकी बात थी। तो वैसी की वैसी बात हमने वो कोटेशन को उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो हमने इसका प्रयोग किया। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, महावीर स्वामी का कथन। तो जो कथन, जो बात, जो डायलॉग या फिर कोई नारा होता है, वो वैसा का वैसा ही हमको लिखना होता है, तब हम दोहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विवरण चिन्ह। इसके नाम से ही पता चलता है, विवरण का चिन्ह का मतलब किसी चीज़ का विवरण देने के लिए, उसकी डिटेल देने के लिए।
किसी कही बात को स्पष्ट करने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए। जैसे निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो इसके बाद हमने ये लगा दिया। इसके बाद कुछ शब्द होंगे, जैसे कौन कौन से शब्द की व्याख्या करनी होगी, जैसे वाष्पीकरण, इसकी व्याख्या करिए, प्रकाश संश्लेषण। तो ये इसके बाद अगर हम इस तरीके के शब्द लिखते हैं तो वहां इनकी व्याख्या करने से पहले हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें चिन्ह में दो तो यहाँ पर ये ऐसे बिंदी होती हैं और उसके बाद एक ये इस तरह का चिन्ह होता है, योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, अभी आगे आएगा। तो इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। पुरुषार्थ 4 हैं। कौन कौन से, देखो अब हम उनको क्या कर रहे हैं, उसका विवरण दे रहे हैं। पुरुषार्थ इसका विवरण दे रहे हैं आगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक का अर्थ होता है जोड़ना। योजक का अर्थ होता है जोड़ना या मिलान करना। तो दो शब्दों के बीच संबंध प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास में हम इसका प्रयोग करते हैं। समता बोधक सा सी से जब इस तरह के शब्दांश आते हैं तो वहां पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये देखिए छोटा सा ऐसे लाइन होती है, ये इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे अपने माता पिता का कहना मानो। योजक चिन्ह दो शब्दों के लिए ही प्रयोग होता है, दो शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है, दो वाक्यों में नहीं, दो वाक्यों में नहीं होता, दो शब्दों की बात होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। करण अर्जुन, करण और अर्जुन, काला गोरा, चलिए ये भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब आते हैं निर्देशक चिन्ह। देखिए इस चिन्ह में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चे योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में कंफ्यूज रहते हैं और सवाल को गलत करके आते हैं। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो ये वाला आपको दिख रहा है, और इससे आधा बना लो तो ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, और इससे डबल साइज जो है इसका बड़ा है, वो निर्देशक चिन्ह है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को अधिकृत करने के लिए या लेखक के नाम के आगे, जब लेखक ने कोई बात कही होती है तो उसके नाम के आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे, जहां उद्धरण देना हो, उदाहरण या जैसे के बाद, जहां उद्धरण देना हो वहां इसका प्रयोग होता है, उदाहरण के बाद इसका प्रयोग होता है, और जैसे के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे पिताजी, यानी कि पिताजी ने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तो पिताजी की बात है आगे की सारी, ये क्या है, अब हमने यहाँ पर यूज किया निर्देशक चिन्ह। तो इनके द्वारा जो कथन कहा गया है उसको हमने अधिकृत करा। अब बच्चे कहेंगे, बच्चे, पहले बच्चे ने कुछ कहा, फिर पिताजी ने कहा, फिर पिताजी ने कुछ कहा, फिर बच्चे ने कुछ कहा, फिर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति ने कुछ कह दिया। तो उनके जो नाम के आगे जो है हम इस तरह का निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये बात किसने कही, ये वाली बात किसने कही, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी हमने ऊपर भी बताया था कि उद्धरण चिन्ह, जहां उद्धरण देना हो उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे के बाद हमने यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। आगे चलते हैं। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह यानी कि रेखा का अंकन, यानी अंडरलाइन, रेखा का अंकन करना, नीचे एक लाइन खींच देना, इसको रेखांकन कहते हैं। इसको इंग्लिश में अंडरलाइन भी बोलते हैं। जिन शब्दों पर विशेष अवधारणा देने की आवश्यकता होती है उनके नीचे रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो ऊपर जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा। तो कोई भी जो शब्द होता है उसके ऊपर हिंदी में एक रेखा खींची जाती है, जैसे भारत है, भारत के ऊपर एक रेखा खींची गई तो ये क्या कहलाएगी, इसको शिरोरेखा कहेंगे। और नीचे जो रेखा खींची जाएगी उसको रेखांकन चिन्ह कहा जाएगा। प्रेमचंद महान उपन्यासकार थे, तो यहाँ पर हमने उपन्यासकार के नीचे एक रेखा खींच दी, इसका मतलब है कि हम उपन्यासकार को हाईलाइट करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसकी जो है अवधारणा देना चाहते हैं। ऐसे ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, तो हमारा जो फोकस है इस वाक्य में वो क्या है, वो कंचनजंगा है। ये वाली रेखा अंकित कर दी, इसी को ही हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। ये इसका साइन ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, इतना लंबा साइन आपको नहीं मिलेगा। जब भी एग्जाम होगा तो वहां पर आपको ये छोटा सा इतना चिन्ह दे देंगे नीचे की तरफ, तो आप इसको देख के पहचान लेना, ये रेखांकन चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, ये आपने बहुत देखे होंगे। ये तीन तरह के होते हैं, वृत्ताकार, आयताकार और सर्पाकार, ये तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों का प्रयोग गणितीय अवधारणाओं में किया जाता है, गणित में किया जाता है, गणित के सवालों में किया जाता है। किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में प्रयुक्त विशेष शब्द या पद के अर्थ को स्पष्ट रूप से दर्शाने में, तो इनका प्रयोग होता है किसी शब्द को थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए, उसकी थोड़े अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, दशहरे के दिन दशानन
दशानन यानी रावण, देखो ब्रैकेट में लिख दिया। इस शब्द का हमने क्या करा, अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया। महाराजा खुश, खुश कैसे, इसको हमने डिटेल में लिखा मन ही मन, खुश कैसे, मन ही मन होते हुए बोले। यह क्षेत्र फारस में है, फारस मतलब अब जो ईरान है उसका नाम पहले फारस था, तो ये इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रुटिपूरक, इसको त्रुटिपूरक भी बोल देते हैं, हंस पद भी बोलते हैं, विस्मरण चिन्ह भी बोल देते हैं। विस्मरण से इसको याद रखिए, भूल भूल हो जाना, त्रुटि मतलब गलती हो जाना। और हंस पद, हंस पद इसे इसलिए कहते हैं, देखिए ये इसका चिन्ह होता है। हंस जो होता है, हंस के जो पैर होते हैं वो जब वो चलता है ना तो वो इस तरह की शेप आती है हंस की, जब वो चलता है तो वो इस तरह की शेप आती है, इसीलिए इसको हंस पद चिन्ह कहा जाता है। तो ये तीनों एक ही है, इन तीनों का मतलब सेम ही है, तो इसमें से कोई भी आए तो आप ध्यान रखना। जब हम वाक्य लिखते हैं तो कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दी-जल्दी लिखते हैं, तो उस जल्दी-जल्दी लिखने के चक्कर में कई बार हम कुछ शब्दों को लिखना ही भूल जाते हैं। तो जब हम उन शब्दों को लिखना भूल जाते हैं, तो बाद में उन शब्दों को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी द्वारा लिखित है, लिखित इसके ऊपर हम भूल गए नाटक है, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक है। स्वतंत्रता दिवस 15 को मनाया जाता है, तो 15 के बाद एक हल्का सा हम ये बनाकर उस पर लिख देंगे अगस्त। तो हम जो शब्द कोई भूल गए उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। तो यही चिन्ह क्या कहलाता है, त्रुटिपूरक हंस पद या विस्मरण चिन्ह। हंस पद नाम से बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में भी, तो आप याद कर लेना हंस पद चिन्ह किसे कहते हैं। वही त्रुटिपूरक है, उसको ही विस्मरण चिन्ह कहा जाता है। लाघव या संक्षेपण चिन्ह, लाघव संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षेप करना। लाघव यानी लघु करना, छोटा करना। तो किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। समय की बचत और पुनरुक्ति के निवारण के लिए किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए। कहने का मतलब है बहुत बड़ा ना लिखकर उसे छोटा सा लिख दें हम, तो फिर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित शब्द हमें लिखना है तो हम पंडित शब्द के लिए प पे अंक की बिंदी पहला अक्षर लिखकर और बाद में इस लाघव चिन्ह को लगा देते हैं। ऐसे दी, न, नी, दी के बाद ये लगा दिया, न के बाद ये लगा दिया और नी के बाद इसका अर्थ होगा दिल्ली नगर निगम। इसी प्रकार से जो हिंदी के शॉर्ट रूप है इसको इंग्लिश में एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे BA लिखते हैं ना हम इंग्लिश में, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो हम BA को हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे B और A। डॉक्टर को हम लिखते हैं ड, DR लिख देते हैं, तो इसको हम हिंदी में ड और ये लाघव चिन्ह लगा देंगे। ऐसे हम किलोमीटर लिखते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह, यानी इक्वल टू का साइन। ये आपने गणित में बहुत देखा होगा, आपने मैथ पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो इसको कई बार हिंदी में भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो जैसे 2 और 2 बराबर 4, शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा। जहां पर भी बराबर या तुल्यता की बात आए, समता की बात आए, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य चिन्ह होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे लोप या वर्जन चिन्ह, इन चिन्हों का भी काफी प्रयोग आजकल देखने में मिलता है। ये 3 डॉट यहाँ पर बनी हुई है, इसको लोप चिन्ह कहते हैं। जब वाक्य का कोई अंश छोड़ दिया जाए या काव्य पंक्तियों को लुप्त किया जाए, काव्य पंक्तियों को थोड़ा लिखकर आगे छोड़ दिया जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाने के लिए भी हम इस लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में किसी शब्द या शब्दों को छुपाने के लिए भी किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण है, तुम समझते हो वह मूर्ख है, पर यहाँ पर हमने 3 डॉट लगा दी, तो इसका अर्थ है यहाँ पर लोप हो रहा है। तुम समझते हो वह मूर्ख है, पर वह बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। ठीक है, तो बहुत कुछ भी है, पाठक अपने हिसाब से समझ लेगा। दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ पर काव्य की कुछ पंक्तियां हैं और उन पंक्तियों को, कुछ पंक्तियों को यहाँ पर लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, आगे की 3 डॉट लगा दी, अब आगे का खुद ही पढ़ लो। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, तो यहाँ पर हमने पंक्तियों को लुप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया। इसी प्रकार से विकल्प चिन्ह होता है, ठीक है, इसको हम विकल्प चिन्ह कहते हैं, ओब्लीक बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक विचारों या विकल्पों के बीच चयन करने के लिए, या तो ये या फिर ये। जैसे शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे विद्यार्थियों को ये पाठ समझाएं, या तो शिक्षक या शिक्षिका जो भी होगा, हो सकता है शिक्षक को क्लास में, या फिर कोई लेडी टीचर है तो शिक्षिका हो गई, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। तुम मैं पानी पिला देंगे, तुम या मैं, हम दोनों में से कोई एक, या तो तुम पिला देना या मैं पिला दूंगा। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, सत्य है या असत्य है, देखो दोनों में से कोई एक आंसर है इसका, या तो सत्य है या फिर असत्य है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया।
अच्छा वैसे बताओ ये वाक्य सत्य है या असत्य है, खुद ही बताओ। चलो जीके का भी ये पोर्शन है, जीके की भी आप तैयारी करते होंगे। तो पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये है असत्य। ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक नया पदार्थ बनता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको पलट के दोबारा नहीं किया जाता, खाद से पत्ती नहीं बनाई जा सकती। चलिए ये हमारा विषय नहीं है, अभी हम साइंस समझाने आपको नहीं बैठे हैं। तो हमने आपको चिन्ह समझा दिए, अब दो चिन्ह और हैं, इनको और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा टॉपिक के चिन्ह में कोई भी ऐसा चिन्ह छोड़ दूं कि वही एग्जाम में आ जाए। तो हम सारी चीजें कवर करके चलेंगे। अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम या उपविराम में ये दो बिंदी होती हैं इस तरह की, जो विसर्ग होता है ना, विसर्ग, जैसे वैसे हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये विसर्ग का जो हमारा चिन्ह होता है ये उससे बिल्कुल ही मिलता जुलता है, बिल्कुल उसके बराबर होता है, इसीलिए इसका प्रयोग अधिकतर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो आप जो है कई बार कंफ्यूज ना हो। देखो जैसे यहाँ पर प्राय शब्द है ना, प्राय, तो ये विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग के रूप में आया है। तो इस चिन्ह का प्रयोग पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में होता है, जैसे कश्मीर। इसके बाद हमने ये लगाया यहाँ पर, अ ट्रेजेडी ऑफ एरर, ये पुस्तक का नाम है, कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर। ऐसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये निबंध का शीर्षक है। देखिए इसका एक उदाहरण मैं बता दूं, 20 साल पहले फिल्म आई थी जिसका नाम था गदर। इसका पूरा नाम पता है आपको क्या था? सनी देओल की फिल्म थी ये, बहुत फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा चली थी ये पिक्चर। गदर एक प्रेम कथा, ये इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन जब हुआ था तो उस पर आधारित है। तो उसकी कुछ कहानी इसमें दिखाई गई है, बहुत ज्यादा चली थी मूवी। तो यहाँ पर जो हमने इस जो प्रयोग किया चिन्ह, ये कौन सा है? ये अपूर्ण विराम है या उपविराम है। इसके बाद एक और चिन्ह देख लो, इतिश्री। इतिश्री का अर्थ ही होता है समाप्ति, इतिश्री हो गई समाप्त, दी एंड, इसको क्या बोलते हैं? दी एंड हो गया। जब किसी पुस्तक का या किसी चैप्टर का अंत हो जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अब हम सपोज करते हैं जैसे इस पेज पर हमारी कहानी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, मान के चलें, तो मैं इस पेज के अंत में बिल्कुल यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बना दूंगा। इसका मतलब इतिश्री चिन्ह है कि अब बस बात सब कुछ खत्म, हमारा अध्याय, टॉपिक, चैप्टर, किताब सब खत्म हो गई है, तब इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम कुछ प्रश्न करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए विराम चिन्हों में से अर्ध विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। अर्ध विराम चिन्ह बताइए कौन सा? ये तो अल्प विराम हो गया, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसके पीछे, इसको हम उपविराम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था विवरण देने के लिए, विवरण चिन्ह हो गया। तो ये कौन सा है? ये हमारा अर्ध विराम है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? पहला, शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं। हेमा, गुनगुन, माया, सेल। यहाँ पर तो योजक चिन्ह है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर भी योजक चिन्ह नहीं है, इसको भी काट ही देते हैं। अब देखो योजक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सही उदाहरण कौन सा है? रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये वाला होगा या फिर ये होगा? आप याद करो, मैंने योजक चिन्ह के बारे में एक बात बताई थी, खास तौर पे ये दो शब्दों के लिए प्रयोग होता है, दो शब्दों के परस्पर संबंध को प्रकट करता है। तो यहाँ पर ये दो वाक्यों के बीच में लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा हमारा भाई बहन, भाई और बहन, दो शब्दों का यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, यही हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा बताओ फिर? यहाँ पर निर्देशक चिन्ह प्रयुक्त होगा। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रेखांकन चिन्ह, रेखांकन यानी अंडरलाइन, मैंने आपको पहले भी बताया था अंडरलाइन, तो अंडरलाइन चिन्ह कौन सा? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये योजक चिन्ह है और ये ही हमारा अंडरलाइन। और ये देखो छोटा सा ही आएगा, इतना बड़ा कभी आप सोचो कि ये इतना बड़ा चिन्ह होगा तभी हम अंडरलाइन लगा कर आएंगे, ये छोटा सा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों में चार विकल्पों में से इसका चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। सही विकल्प देखना है भाई, सही विराम चिन्ह कहाँ लगे हुए हैं। संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं, तो हमने इसके बाद इसका विवरण देना है। ये देखो यहाँ पर चिन्ह लगा है विवरण का, ये तो यहाँ पर कुछ लगा होगा, कोई मतलब ही नहीं है। संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं, यहाँ पर अल्पविराम, यहाँ पर, ये भी गलत है, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विवरण है, यहाँ पर भी विवरण है, ये दोनों चिन्ह यहाँ पर तो सही है। अब आगे देखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें कोई भी चिन्ह नहीं दिया, यहाँ पर अल्प विराम आना चाहिए था, अर्थात यही हमारा सही उत्तर है। सवाल नंबर 5, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक समय लगे। मैंने इसकी पहचान बताई थी, क्या है? पूर्ण विराम क्या होता है? ये होता है अंग्रेजी का पूर्ण विराम, मान लो थोड़ी देर के लिए। और अल्प विराम क्या होता है? ये होता है, तो इनके बीच का यानी कि यही वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। तो यही आंसर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो की यहीं पर इतिश्री होती है। इतिश्री मैंने आपको बताया था
ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इतिश्री हो गई, दी एंड हो गया हमारी वीडियो का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।